हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी बोले तो भूगोल। आपका थर्ड पेपर है जिसको आप बोलते हैं जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, हिंदी में बोले तो संसाधनों का भूगोल या फिर संसाधन भूगोल अब भी आप बोल सकते हैं इसको। इसमें हम काफी महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्न को कवर करेंगे। प्रश्न क्या है? संसाधन भूगोल के अध्ययन के उपागम को समझाइए या फिर उपागम को लिखिए। मतलब संसाधन भूगोल के अध्ययन के लिए कौन कौन से उपागम होते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करनी है, उन्हीं के बारे में आपको बतलाना है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। देखिए, लिखा गया है संसाधन भूगोल के उद्देश्य, विषय क्षेत्र आदि का जो विकास हुआ है वो भूगोल तथा उसकी अन्य शाखाओं के समान ही सामान्य विकास के क्रम में हुआ है। कहने का मतलब यह है जिस प्रकार से भूगोल तथा उसकी अन्य शाखाओं का विकास क्रम विकास के अनुसार हुआ है, ठीक उसी प्रकार से भैया संसाधन भूगोल के उद्देश्य तथा विषय क्षेत्र का भी विकास हुआ है। आगे दिया गया है अतः संसाधन भूगोल के अध्ययन में भी भूगोल में प्रयुक्त निम्नलिखित उपागमों का व्यवहार किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है जो जो उपागम आपके भूगोल में प्रयुक्त हुए हैं वही वही उपागम किस में लिए जाएंगे भैया? संसाधन भूगोल के अंतर्गत में। ठीक है ना? मतलब जो जो उपागम आपके भूगोल के अध्ययन में प्रयोग किए गए हैं वही उपागम हम किस में लेंगे? संसाधन भूगोल के अध्ययन में भी प्रयोग किए गए हैं। चलते हैं, एक एक करके देख लेते हैं कौन से उपागम हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखें। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, जाहिर सी बात है। आप एग्जाम में जाएंगे, उसके बाद बैठेंगे तो सारी चीजें आपको भूल जाएंगी, और जब पूरा सुने रहेंगे तो चीजें माइंड में रहेंगी, आप आराम से बना के उसको लिख सकते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला उपागम क्या है भैया? वस्तुगत उपागम। दूसरा क्या है? क्रमबद्ध उपागम। तीसरा क्या है? प्रादेशिक उपागम। और चौथा क्या है आपका? सैद्धांतिक उपागम। और पांचवा क्या है? संसाधन उपयोग प्रक्रिया उपागम। अब अगर अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे तो इतने में आप लिख के इसको छोड़ देंगे तो प्रॉपर नंबर आपको मिल जाएगा, एक भी नंबर आपके कटने वाले नहीं है। अब अगर हम देख लेते हैं इसको लघुत्तरी में पूछा जाता है तब कैसे लिखेंगे आप, तो आगे एक एक के बारे में जिक्र करना होगा आपको। तो पहला हम देख लेते हैं वस्तुगत उपागम क्या होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। पूछ भी सकता है कि संसाधन भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र में वस्तुगत उपागम क्या है। तो आप इस तरीके से जो है अति लघुत्तरी प्रश्न भी पूछा जा सकता है, वहां आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, लिखा गया है इसके अंतर्गत प्रत्येक संसाधन का अलग अलग अध्ययन होता है तथा उसके विश्व वितरण स्वरूप का विश्लेषण किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तुगत उपागम होता है इसके अंतर्गत होता क्या है, जितने भी संसाधन हैं उनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है। जैसे जल संसाधन का अलग अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, ऊर्जा संसाधन का अलग अध्ययन किया जाएगा, समुद्र महासागरीय संसाधन का अलग अध्ययन किया जाएगा, मिट्टी संसाधन का अलग अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। और उनके विश्व वितरण का स्वरूप भी बदलाया जाता है कि पूरे विश्व में कहाँ कहाँ ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत? आपके वस्तु उपागम के अंतर्गत। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? क्रमबद्ध उपागम में क्या कह रहा है? इसे प्रकरण उपागम भी कहते हैं, यानी क्रमबद्ध उपागम को प्रकरण उपागम भी कहते हैं। आगे क्या कह रहा है? इसके अंतर्गत प्रत्येक संसाधन का अलग अलग प्रकरणों के अध्यायों में वर्णन तथा उनके वितरण संबंधी विशेषताओं का क्रमबद्ध विवेचना किया जाता है। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि भैया आपका जो अलग अलग आपके संसाधन होते हैं उनका प्रकरण, कहने का मतलब उनका एक ही विषय मान करके अध्यायों में उनका वर्णन किया जाता है। तो जो संसाधन होते हैं सारे संसाधन का एक ही विषय मान लिया जाता है। सारे संसाधन को एक ही विषय, प्रकरण का मतलब होता है विषय, संदर्भ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे वही दिया गया है कि प्रकरण फिर देख लेते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक संसाधन का अलग अलग प्रकरणों के अध्यायों में वर्णन तथा उसके वितरण संबंधी विशेषताओं का क्रमबद्ध विवेचन किया जाता है, जिससे क्या होता है भैया, संसाधन भूगोल के उद्देश्य का अध्ययन संभव होता है। कहने का मतलब यह है कि आपका पीछे जो आपने उपागम पढ़ा, कौन सा उपागम पढ़ा था आपने? वस्तुगत उपागम।
इसमें क्या होता था कि सभी उसको जितने भी संसाधन होते थे, सभी संसाधन को अलग-अलग के रूप में परिभाषित किया जाता था, उसका विवरण दिया जाता था। लेकिन इसमें सभी संसाधन को क्रमबद्ध में क्या होता है, सभी संसाधन को एक विषय मान करके क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे प्रादेशिक में क्या है, इसको देख लेते हैं। प्रादेशिक उपागम में इसमें कह रहा है इस उपागम के अंतर्गत सर्वप्रथम विश्व को प्रदेशों में विभक्त कर लिया जाता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद प्रत्येक प्रदेश के, ठीक है ना, क्या होता है, प्रत्येक प्रदेश के सभी संसाधन के वितरण तथा प्राकृतिक वातावरण से उनके अंतर संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। यानी प्रादेशिक उपागम में क्या होता है ये जान लीजिए। सबसे पहला काम क्या है, जो विश्व है यानी पूरे विश्व को क्या करते हैं, अलग अलग प्रदेशों में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी बांट दिया जाता है उनके संसाधन के आधार पर। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, उसके बाद प्रत्येक प्रदेश के जो संसाधन होते हैं उनके उनके वितरणों का मतलब कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं और उनके प्राकृतिक वातावरण से उनके अंतर संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, यानी विश्लेषण किया जाता है। किसमें भैया, प्रादेशिक उपागम में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, सैद्धांतिक उपागम। इससे क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी भी संसाधन और उनके प्रादेशिक विशेषताओं एवं उनके वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन कुछ प्रतिपादित सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाता है। मतलब इसमें भी वही होता है, अध्ययन किसका किसका किया जाएगा, संसाधन का, उनके प्रादेशिक विशेषताओं का और उनके वितरण प्रतिरूपों का, लेकिन कुछ प्रतिपादित सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाएगा। ठीक है ना, कुछ प्रमुख सिद्धांत होंगे उन्हीं के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, संसाधन उपयोग प्रक्रिया उपागम। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत पृथ्वी की संसाधनता तथा मानवीय आर्थिक क्रियाओं के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो आपका संसाधन उपयोग प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, जो पृथ्वी के संसाधन है उनके तथा मानवीय क्रियाओं के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, संसाधन उपयोग प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक ना, उपागम के अंतर्गत। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और लिखा गया है कि उपर्युक्त कोई भी उपागम पृथक रूप में संसाधन भूगोल के सम्यक स्वरूप को प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है। मतलब जो भी उपागम आप पढ़े, चाहे वस्तुगत उपागम पढ़ा, चाहे प्रादेशिक पढ़ा, चाहे क्रमबद्ध पढ़ा ना, इनको अगर अलग अलग रखा जाए तो अलग अलग ये संसाधन भूगोल को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, पूर्णतः डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इनके सम्यक रूप यानी सम्यक स्वरूप का निर्धारण इन सभी उपागमों के संतुलन से ही किया जाता है। मतलब अगर आप संसाधन भूगोल को पूरी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उसका पूरा नॉलेज लेना चाहते हैं, उसको पूरी तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं, तो जितने भी उपागम पढ़े हैं अगर सबको एक साथ मिलाया जाए, एक साथ मिला कर अध्ययन किया जाए, तभी आप भैया इसके यानी संसाधन भूगोल का प्रॉपर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इसको शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।